आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज श्रेया एज यू ऑल नो। और हम सभी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं जिस चीज़ के लिए सामने भी डिस्प्ले हो रहा है, स्ट्रेटजीज फॉर द चैलेंजिंग स्टूडेंट्स। सो वी आर जस्ट हियर टू डिस्कस एवरीथिंग बिकॉज हम सभी लोगों को चीज़ें पता होती हैं, बट उसको कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे उसको क्लास में लेकर के जाना है और प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कैसे रखना है, ये शायद कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आज आपके थ्रू मैं कुछ सीखूंगी और मेरे थ्रू शायद आप कुछ सीखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने मिलकर के असेंबल किए हैं जो हम लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन उस पॉइंट्स को हमें यहाँ पे समझना है कि उन पॉइंट्स को कैसे इलैबोरेट करना है, उन पॉइंट्स को और स्टूडेंट्स के बीच में कैसे रखना है ताकि ये जो चैलेंजिंग स्टूडेंट वर्ड है ना हमारे बीच में वो हट जाए। ओके, सो सबसे पहले हमारी जो क्लास होती है ना उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे अभी आप सभी लोग बैठे हुए हैं ना। सबके माइंडसेट अलग होते हैं, सबके सोचने का तरीका, सबके काम करने का तरीका, हर एक चीज डिफरेंट होता है, ठीक है। सेम उसी तरीके से हमारी जो क्लास होती है, अवर क्लास हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स एंड उनका तरीका समझने का, सोचने का, एक्सप्लेन करने का, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यूज रखने का अलग होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें शायद कुछ नहीं भी आता है, देन ऑल्सो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा होता है कि वो बहुत आसानी से अपने व्यू पॉइंट्स रख सकते हैं। बट नाउ देयर आर सम स्टूडेंट्स जिन्हें आता हो चाहे ना हो, बट उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा लो होता है, वो इतने अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो अपने पॉइंट्स अगर उन्हें आ भी रहा है तो भी वो नहीं रख पाते हैं। हम सभी के क्लास में ऐसे बच्चे हैं और हम लोग डेली का डेली ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं क्लास में कि हमें ऐसे बच्चों को देखना होता है। इन बच्चों के लिए हमारे पास जो वर्ड है ना वो है वीक स्टूडेंट। हम लोग क्या बोलते हैं उन्हें? वीक स्टूडेंट। बट व्हाट इफ हम उन्हें चैलेंजिंग स्टूडेंट्स बोले या स्टूडेंट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी बोले, एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी बोले? क्योंकि साइकोलॉजिकली जो नाम होता है ना, जो हम टर्म यूज करते हैं किसी भी चीज के लिए, उसका बहुत इफेक्ट होता है। जैसे कुछ साल पहले विकलांग लोगों को दिव्यांग बोला जाने लगा, है ना। तो साइकोलॉजिकली कितना डिफरेंस आया। दिव्यांग, हिंदी टीचर्स करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दिव्यांग मतलब जिसके पास दिव्य अंग हो, है ना। यहाँ पर उस टर्म का क्या जरूरत थी विकलांग को दिव्यांग करने की? क्योंकि जब हम विकलांग बोल रहे होते थे किसी को तो हम उसको अलग तरीके से उसके लिए हमारी थिंकिंग होती थी, और दिव्यांग में ही ऑटोमेटिकली बिना कोई एफर्ट डाले हमारी जो थिंकिंग है वो चेंज हो गई, है ना, दिव्यांग वाले। उसी तरीके से यहाँ वीक स्टूडेंट, जब भी क्लास में वीक स्टूडेंट्स होते हैं तो जब हम कंटिन्यूअसली उन्हें वीक स्टूडेंट वीक स्टूडेंट वीक स्टूडेंट एवरी नाउ एंड देन बोलते हैं, तो वो साथ में बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंक्लूडिंग अस, हम उन्हें वीक समझने लगते हैं हर तरीके से। फिर हम ना उन्हें किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं, हम ना उन्हें असेंबली में पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं, न क्लास में किसी चीज में पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं। मे बी इस वजह से कि अगर हमने उन्हें असेंबली में पार्टिसिपेट करा दिया और उन्होंने कुछ गलती कर दी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। उनके साथ साथ हमें भी उस चीज को फेस करना पड़ेगा, एम्बैरेसमेंट या व्हाटएवर। सो व्हाट अगर हम वीक स्टूडेंट को छोड़कर उन्हें चैलेंजिंग स्टूडेंट बोलने लगे? सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से वो है, हु आर द चैलेंजिंग स्टूडेंट्स एंड हाउ टू फाइंड देम आउट। क्लास में पढ़ा रहे हैं, कोई एक बच्चा है जो बार बार मैम मैम मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा, और कोई एक बच्चा है जो एकदम शांति से बैठा हुआ है। तो हमने क्या किया कि वो जो बच्चा शांति से बैठा है वो क्या है? वीक है। हमने कंसीडर कर दिया कि वो वीक बच्चा है। कोई एक्टिविटी हो रही है, एक बच्चा एकदम फ्लुएंटली उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, पर कोई एक बच्चा है जिसे हम कितना भी पिंच करते रहे, आपको करना है, बट वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और कुछ भी नहीं करना चाह रहा है। सो तब हम उन बच्चे को वीक स्टूडेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। और आज हम उन बच्चों को नाम देंगे क्या? चैलेंजिंग स्टूडेंट। कौन होते हैं चैलेंजिंग स्टूडेंट और कैसे उन्हें पहचानना है हमारी क्लास में, ये हम सभी लोगों ने जान लिया, ठीक है। Now I have some strategies जिससे हम इन चैलेंजिंग स्टूडेंट्स को ओवरकम कर सकते हैं। उनके ही जो भी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में चल रहे हैं या जो भी चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से ओवरकम करना है, उसके लिए कुछ 6-7 स्ट्रेटजीज है हमारे पास जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिर हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स हैव द फर्स्ट वन, आइडेंटिफाई व्हाई द स्टूडेंट नीड हेल्प, ठीक है। एवरीबडी नीड हेल्प। सबकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स अलग होते हैं, सबका पर्सनल लाइफ अलग होता है, प्रोफेशनल लाइफ अलग होता है। अगर हम स्टूडेंट से हटके अपनी बात करें तो भी हमारे बीच में जितने लोग बैठे हुए हैं सबके पास कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो हिडन होंगी,
है ना, जो शायद सिर्फ हम जानते हैं या हमारे बहुत ज्यादा क्लोज वंस जानते हैं। होता है, सबके साथ ऐसा होता है। तो अब ना बच्चों के साथ भी ऐसा होने लगा है, बिकॉज वी आर इन 21st सेंचुरी और हमने एक क्वार्टर भी पार कर लेने वाले हैं, 2025 आने वाला है। 21st सेंचुरी स्किल्स एनईपी में जो भी सारी हैं वो इसीलिए हैं और इन्हीं चीज़ों को फोकस करती हैं क्योंकि बच्चे अब अपने बायोलॉजिकल एज में नहीं हैं। उनका जो मेंटल एज है वो उनके बायोलॉजिकल एज से कहीं ज़्यादा आगे निकल गया है और वो हमसे आपसे ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं। अलग अलग बेस में हो चुके हैं बट हो चुके हैं, ठीक है। सो हमें ये फाइंड आउट करना है कि उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, why the student is challenging or why the student is the area of opportunity. So we have to find out. See, I have shortlisted some points जिसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले वरी एंड स्ट्रेस इन दियर पर्सनल लाइफ, घर से कुछ प्रॉब्लम हो रही हो या कोई फ्रेंडशिप प्रॉब्लम हो, क्लास में क्लासमेट्स उन्हें परेशान करते हो, कोई भी उनकी पर्सनल प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो परेशान रह रहे हो, XYZ व्हाटएवर इट कैन बी, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो जिसकी वजह से वो परेशान हो। वी हैव टू फाइंड आउट दैट। सेकेंड, लेस एक्सेस टू स्टडी मटेरियल। सी, वी आर इन 21st सेंचुरी एंड बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स सेकेंड अपग्रेड हो गए हैं, दूसरे लेवल पे अपग्रेड हो गए हैं, ठीक है। तो उन सभी का एक्सेस हर एक बच्चे के पास हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक। फोन सबके पास है बट मे बी कुछ बच्चों के पास नहीं हो। हम ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं, PDF सेंड करते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑनलाइन होती हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास मे बी शायद वो एक्सेस ना हो और हम उन्हें पिंच कर रहे हैं कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तो मे बी उनके पास वो एक्सेस नहीं है। वी हैव टू फाइंड आउट दैट। थर्ड, लेस एक्सेस टू सपोर्ट विद लर्निंग। देयर शुड बी अ सपोर्ट मेंटली, फिजिकली, सोशली, ठीक है। हर तरीके से एक बच्चे को पढ़ाई के लिए सपोर्ट चाहिए, फ्रॉम अस, फ्रॉम द क्लासमेट्स, स्पेशली फ्रॉम द फैमिली, स्पेशली फ्रॉम द फैमिली। तो मे बी शायद उनके घर पे वो बैकग्राउंड नहीं है, मे बी शायद उनके घर पे वो इन्वायरमेंट नहीं है जिससे कि वो उस तरीके से पढ़ाई कर सके या फिर उस तरीके से वो चीज़ें प्लान कर सके, वो हमें बता सके। ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस कि उनके पास सपोर्ट है कि नहीं लर्निंग का, जिसकी वजह से वो मेंटली प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर पा रहे हैं, वो सपोर्ट है या नहीं, हमें ये फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, मेडिकल रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बच्चे के पास कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो है मेडिकल रीजन एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस। इसका एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। 8th क्लास में एक बच्चा है श्रेयांश, आयुष्मान, यस। आयुष्मान जो बच्चा है ना, ही इज लाइक, अगर हम उसे ऐसे देखते हैं और हम उसके बारे में नहीं जानते हैं तो भी हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते कि उसके पास कोई मेडिकल रीजन होगा पढ़ाई नहीं करने का या चैलेंजिंग स्टूडेंट होने का, क्योंकि वो बहुत नॉर्मली बिहेव करता है और हम नहीं समझ पाते। बट बिलीव मी, मेरे और प्रज्ञा मैम के पास उसकी पूरी प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट आई थी और हम लोगों ने देखा था कि उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। सो जब तक हम उनके पेरेंट्स से बात नहीं करते, जब तक हम उनके मेडिकल रीजंस नहीं जानते, हम उन्हें प्रॉपरली नहीं समझ पाते कि वो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और वो क्यों पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद जब उन सारी चीज़ों के ऊपर काम होना शुरू हो गया, सो वो इम्प्रूव करना भी शुरू कर दिया। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट आर द स्टूडेंट्स नीड और हेल्प, जिसकी वजह से वो गलतियाँ कर रहे हैं या जिसकी वजह से वो क्लास में उतना अटेंटिव नहीं है जितना कि हम चाहते हैं, ठीक है। So this was the first point. Second point, encourage them. See, every student need encouragement और every person need encouragement. हम भी अगर कोई काम करते हैं और अगर हमें लगता है कि हम वो काम अच्छा कर रहे हैं तो internally we all want कि हमें encouragement मिले, ठीक है। This is human nature. So they are the childs, है ना, वो बच्चे हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट द इंकरेजमेंट। सो अगर क्लास में ऐसा कोई बच्चा है जो चैलेंजिंग है, जो कभी नहीं बोलता है, और बाई चांस अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उस बच्चे ने अगर बाकी के बच्चे 100% रिस्पॉन्स दे रहे हैं और उसने अगर 25% भी रिस्पॉन्स दे दिया, तो इनकरेज देम। क्लास में क्लैपिंग कराकर और उन्हें प्रेज करके, इन सारी चीज़ों के साथ हम उनको इनकरेज कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे वीक होते हैं ना, सोसाइटी उन्हें क्रिटिसाइज करती है, ठीक है। घर पे बोला जाएगा पढ़ता नहीं है, और उसके क्लासमेट्स भी उसका मजाक उड़ाएंगे कि पढ़ाई नहीं करता है। मे बी कहीं रिलेटिव्स के घर जाता होगा तो भी उसका मजाक बनाया जाता होगा कि पढ़ाई नहीं करता है, कम मार्क्स लेकर आता है। बट वी आर द टीचर्स एंड वी आर द फ्यूचर क्रिएटर्स।
तो हमें, अगर हम भी उनको क्रिटिसाइज करेंगे तो दे विल गेट डीमोटिवेटेड, और इसलिए उन्हें इनकरेज करना। 1 मिनट के लिए अगर कोई स्ट्रॉन्ग अच्छा बच्चा है क्लास में, वो अगर आंसर दे रहा है और आप उन्हें प्रेज नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स ओके, बट अगर किसी ऐसे बच्चे को जो चैलेंजिंग है, अगर हमने उन्हें प्रेज कर दिया ना, तो दे विल लर्न इट, और नेक्स्ट टाइम पे वो उस प्रेज के लिए शायद अगला आंसर जरूर देंगे कि तब मैम फिर मेरे लिए क्लैप कराएंगे या सर फिर मेरे लिए क्लैप कराएंगे। तो वी हैव टू इनकरेज देम एंड दे विल अप्रोच यू बेटर। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर उनका कोई रीजन ऐसा होगा जिसकी वजह से वो परेशान होंगे और वो उस चीज को अपने फैमिली से, अपने गार्जियन से, अपने दोस्तों से शेयर नहीं कर पा रहे होंगे, तो आपके उनको इनकरेज करने पे वो आपको अप्रोच करेंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम उनके अंदर आती है तो वो उस चीज को कैरी फॉरवर्ड जरूर करेंगे। सी, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पढ़ने तो आते हैं बट दे डोंट नो कि वो क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि हम उन्हें क्यों पढ़ा रहे हैं और उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स बहुत बोरियत फील करते हैं, लेकिन अगर हम उन सारी चीज़ों को रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़कर उन्हें बताते हैं तो वो उन सभी चीज़ों को प्रॉपरली इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, जो कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, अभी हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो करने से पहले एक एक्टिविटी मैं कराना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, तो वो कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है कि हाउ डू यू फील कि 21st सेंचुरी स्किल्स जो हमारे पास हैं उन सभी को पाने के लिए या उन सभी को क्लास में लगाने के लिए हमें अभी बहुत लॉन्ग वे पूरा करना है। एनीबडी ऑफ यू कैन नो अबाउट द 21st सेंचुरी स्किल्स यू बी यूज्ड इन NEP? एनीवन? What are the 21st century skills? Problem solving, creative learning, रियल लाइफ सिचुएशन के साथ उन चीज़ों को डील करना, ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो 21st सेंचुरी स्किल्स में आते हैं। और इन स्किल्स को अगर हम बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो स्किल्स बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से उन्हें रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ेंगे, और फिर हम बहुत ईजी वे में उनके साथ अपने क्लास को कंडक्ट करा सकते हैं। विच इज़ माई नेक्स्ट पॉइंट, engage them in multiple ways। हम उन्हें बहुत अलग अलग, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग जिससे हम पढ़ाई करके आए हैं वो खत्म हो चुका है, जहाँ एक टीचर को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन माना जाता था। टीचर जो होता था, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम जिसे बोलते थे, वो यस नाउ द पॉइंट इज कि टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होने से अच्छा है कि अगर हम स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम रखते हैं, और अगर एक क्लास में 25 स्टूडेंट हैं और एक टीचर है, तो क्या आसान था बताइए? टीचर सेंटर क्लासरूम होना आसान था या चिल्ड्रन सेंटर क्लासरूम होना आसान है? टीचर सेंटर क्लासरूम होना, है ना, क्योंकि तब हमें वहां पर एक के हिसाब से चलना था। हमारा जो मन है हम वो करेंगे, क्लास में आए, पढ़ाने का मन है पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाने का मन है नहीं पढ़ाएंगे, टेस्ट लेने का मन है टेस्ट लेंगे, नहीं मन है तो वो भी नहीं लेंगे। हमारे टीचर्स क्या करते थे, एक डंडा लेके आते थे और उसके बाद जो शोर किया उसे लगा देते थे, है ना। तो वो टीचर सेंटर क्लासरूम था जिसे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग बोलते थे। बट नाउ वी आर अपग्रेडेड टू चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, जहां पर अगर क्लास में 25 बच्चे की स्ट्रेंथ है, सो वी हैव टू कैरी एवरीवन्स पॉइंट। एंड अब यहाँ पर आता है वो मुश्किल टास्क जो हमें करना है एज अ टीचर, कि अगर क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं तो वो हर एक बच्चे की के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, हर एक बच्चे के मेमोरी लेवल को और हर एक बच्चे के प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को पकड़ते हुए, उन्हें समझते हुए हम किस तरीके से उस 35 to 40 मिनट की क्लासरूम में उन्हें पढ़ा भी दें, उनकी एक्टिविटीज़ भी करा दें, और जितने भी मल्टीपल टास्क हम सभी के पास हैं वो सब कर लें। ठीक है, तो हमेशा हमें क्लास में एक बुक लेकर जाना और उस बुक से ही पढ़ाना जरूरी नहीं है। वी कैन डू मल्टीपल थिंग्स लाइक इंटरएक्टिविटी। हम सभी स्मार्ट क्लास का यूज करते हैं। स्मार्ट क्लास में जब आप देखोगे वो उसमें एक पॉइंट आता है इंटरएक्टिविटी। जब आप ओपन करेंगे तो एक पॉइंट आता है इंटरएक्टिविटी। इंटरएक्टिविटी में वी कैन डू मल्टीपल वेज, जिसमें से वो बच्चे चैप्टर की चीजें प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअल वेज में, क्योंकि एक्सरसाइज रट लेना बच्चों के लिए बहुत आसान है और वो ये भी नहीं समझते कि एक्सरसाइज में जो चीज़ मेंशन है वो सही है या गलत। ठीक है, सो उस जो भी इंटरएक्टिविटी हम कराते हैं उससे बच्चों के अंदर जो भी चीज़ें चल रही है ना, वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने क्लास में एक एक्टिविटी कराई थी, जहाँ पर मैंने बच्चों से ये पूछा था कि वो ऐसे कौन से इन्वेंशंस चाहते हैं जो लाइफ में हो। आप सभी के पास कॉपी है एंड पेन? Okay, so this activity is for you only.
आप मुझे एक ऐसा इन्वेंशन लिख कर दिखाइए जो अभी तक हुआ नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके क्लास को यानी एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा सिंपल बनाने के लिए, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है टीचिंग लाइफ में उसे सिंपल बनाने के लिए आप इन्वेंट करना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर, राइट इट डाउन। एक्सपेक्टेड। You have 1 more minute. Write down it fast. Okay, so these are some inventions जो आप लोगों ने नोट कर दिए और आप लोगों को पता है कि और कौन कौन सी चीजें आप यूज कर सकते हैं। Interactivity is very important. Second one is breaking the ice question. In our planner there is a column breaking the ice question. सबने देखा होगा। तो वो breaking the ice question क्यों है? Just because जब भी हम क्लासरूम में एंटर करते हैं ना तो बच्चे जो होते हैं वो बहुत शोर मचाते रहते हैं। दे आर लाइक वेरी फ्री, या जब एक टीचर क्लास को ट्रांसफर करता है, एक्सचेंज होती है पीरियड्स, देन ऑल्सो सो क्लास में जाने के बाद बच्चों को शांत कराने के लिए ये ब्रेकिंग द आइस क्वेश्चंस जो है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ इंगेजिंग, जैसे जो भी टॉपिक आप शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड एक गेम कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक गेम है, मैं अपनी डायरी में एक कुछ भी लिख रही हूँ और आप लोगों को बताना है कि मैं क्या लिख रही हूँ। कैसे बताना है बताऊं? यू हैव टू आस्क मी द क्वेश्चंस। नो, यू हैव टू आस्क मी द क्वेश्चंस। मैं आप लोगों को उसके क्लू दूंगी और आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं कि वो क्या हो सकता है, और आपको 15 to 20 क्वेश्चंस के बीच में उस आंसर पे आ जाना है जो चीज मैं यहाँ लिख रही हूँ। It can be related to the session, it can be related to us, it can be the name of anyone sitting here, whatever. ठीक है? Okay, what I have written. और मैं पेन नीचे रख दी, मतलब मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगी, ठीक है? इस बीच में आपको बस बताना है कि मैं क्या लिखी हूँ। चलिए बता। बट वी कैन डू दिस एक्टिविटी इन आवर क्लासरूम। और जो भी टॉपिक हमें नेक्स्ट पढ़ाना है, ये एक बहुत अच्छा ब्रेकिंग द आइस क्वेश्चन हो सकता है कि जो भी टॉपिक हमें पढ़ाना है, डोंट टेल द टॉपिक डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स। हम लोगों ने डेमो क्लास लिया था और जब मैं स्केलेटल सिस्टम पढ़ा रही थी तो मैंने आप लोगों को वो टॉपिक डायरेक्टली नहीं बताया, है ना? कुछ भी क्वेश्चन पूछिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जब हम बीएड कर रहे होते हैं और जब हम प्लानर, हाँ, प्रस्तावना प्रश्न जिसे बोलते हैं। सो आस्क द क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉपिक और स्टूडेंट्स को खुद उस टॉपिक के ऊपर आने दीजिए कि क्या टॉपिक है, ठीक है? और जब बच्चे ये समझेंगे ना कि टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही इतनी इंटरेस्टिंग है, तो टॉपिक अंदर कितनी इंटरेस्टिंग होगी, और उसके बाद वो ना चाहते हुए भी इंगेज हो जाएंगे। उनको इंगेज होना ही पड़ेगा। सो दिस इज द ब्रेकिंग द आइस क्वेश्चन। सम इंटरेस्टिंग येट वियर्ड क्वेश्चंस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है? कुछ हम इंटरेस्टिंग और वियर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज टीचिंग स्केलेटल सिस्टम और मैंने क्लास में बच्चों से पूछा कि आपके पास अगर कोई एक ऐसी शक्ति आ जाती कि आपकी कोई एक बोन गायब हो जा सकती थी, तो आप ऐसी कौन सी बोन गायब कराना चाहते? हमारी बॉडी में जो 206 बोन्स हैं, आप कौन सी बोन को गायब कराना चाहते? तो बच्चे इन सारे क्वेश्चन से इंगेज होते हैं, वो इन सारे क्वेश्चंस को इंटरेस्ट के साथ बताने की भी कोशिश करते हैं और फिर माहौल चेंज हो जाता है। सो वी हैव टू आस्क सम इंटरेस्टिंग एंड वियर्ड क्वेश्चन एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस। Don't prepare yourself in between the classroom, but prepare yourself a day before. That is why we have the planner. That is why we have to plan everything. Planner should be prepared before you enter the class. After नहीं, पहले क्लास में जाने के पहले आपको किस तरीके से पढ़ाना है, कौन से ब्रेकिंग द आइस क्वेश्चंस पूछने हैं, कौन से क्लोजिंग क्वेश्चंस पूछने हैं। जब आप क्लासरूम को वाइंड अप कर रहे होते हैं तो उस समय आपको कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, ये सारे क्वेश्चंस को पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे तो योर क्लास वुड बी ब्लास्ट। ओके, नेक्स्ट, प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ माई स्लाइड्स। प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। व्हाट आर फीडबैक्स? जो हम बच्चों को पुश करने के लिए यूज करते हैं। व्हाटएवर वर्क दे आर डूइंग, हम उसको फीडबैक देते हैं कि ओके आपने अच्छा किया या बुरा किया। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज द फीडबैक जो उनको इनकरेज करने के लिए किया जाता है। लाइक जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि अगर ऐसा बच्चा जो चैलेंजिंग स्टूडेंट है क्लास में, अगर वो 25% भी चीजें बता रहा है, देन ऑल्सो इनकरेज देम, देन ऑल्सो प्रेज देम। तो दैट इज द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। प्रेज देम इन पब्लिक एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो होता है, जो उनके पॉइंट्स, जैसे अगर बच्चे के पास 3 डीमेरिट्स हैं और 2 मेरिट्स हैं,
तो उनके उन मेरिट्स को बताइए कि बेटा आपके पास ये वाला पॉइंट अच्छा है, इस पर काम करने की जरूरत है, जो पॉइंट खराब है उसे हाईलाइट ही नहीं करना है। यस, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देने हैं और उन्हें यही बताना है कि आपके पास ये पॉइंट है, क्योंकि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ तो होता ही है एंड वी एज अ टीचर कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस, किस बच्चे के पास क्या पॉइंट है, क्या मेरिट है, तो हमें वही करना है। वर्क ऑन रिवर्स साइकोलॉजी, हमेशा डांट कर, जैसे मैंने बताया ना ट्रेडिशनल मेथड में हमारे टीचर्स आते थे वो एकदम डांट वाट के और मार पीट के रखते थे, सो वी डोंट हैव टू वर्क ऑन दैट, वी हैव टू वर्क ऑन द रिवर्स साइकोलॉजी। बच्चे को जितना बदमाश बच्चा उसके साथ उतना प्यार से बात, ठीक है, जितना बदमाश बच्चा उसके साथ जितना प्यार से बात करेंगे वो बच्चा उतना ज्यादा स्मूथ रिलेशन आपके साथ बनाएगा और उतना ज्यादा वो आपको अपने पॉइंट्स बताने की कोशिश करेगा, आपको अप्रोच करेगा, अपने गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट, जो प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में चल रही हैं, एवरीथिंग वो आपके साथ अप्रोच करके आपको बताने की कोशिश करेगा। प्रोवाइड देम इंफॉर्मेशन अबाउट देयर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर देयर वीकनेसेस एंड व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ। वीकनेस को और स्ट्रॉन्ग करना है और स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बिल्ड करना है, ये जब हम उन्हें बताएंगे देन ओनली दे कैन फाइंड आउट। हनुमान जी को भी बताना पड़ता था और शायद हमें भी बताना पड़ता है, हमारे अंदर भी ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं until and unless somebody push us, है ना, या somebody encourage us to do whatever we are doing. So encourage them, provide them the information कि बच्चा तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, इस चीज को हटाने की कोशिश करनी है, साथ में मिलकर, और जो भी स्ट्रेंथ है उन चीजों के ऊपर काम करना है। लेट्स बी क्रिएटिव, हैव एन एक्टिविटी, ये पॉइंट ये हम लोगों ने पहले ही कर लिया, सो इट्स लेट्स स्किप इट। रिकॉग्नाइज देयर एफर्ट, जो काम वो कर रहे हैं क्लास में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बच्चों का मेंटल स्टेट क्या है, अगर फॉर एग्जांपल क्लास में 25 to 30 बच्चों की स्ट्रेंथ है और कभी इन बिटवीन आवर क्लास किसी एक बच्चे ने, हमने कोई क्वेश्चन पूछा और किसी एक बच्चे ने वो क्वेश्चन को बताने के लिए हाथ उठाने की कोशिश करी, कोई बिलो एवरेज बच्चा जो चैलेंजिंग बच्चा है, और हमने उसे किसी भी XYZ रीजंस की वजह से, इंटेंशनली नहीं लेकिन हम उसे देख नहीं पाए, है ना, ऐसा होता है, हम उसे देख नहीं पाए, देन ऑल्सो वो बच्चा जो है वो डिमोटिवेटेड फील करता है कि मैम ने मुझे नहीं उठाया, और मे बी शायद नेक्स्ट टाइम जब उसे वो चीज आ रही होगी देन ऑल्सो वो उस चीज के लिए हाथ नहीं उठाएगा। सो प्रेज देम, उन्हें प्रेज करने की कोशिश करनी है, उनके एफर्ट को रिकॉग्नाइज करना है कि वो क्या मेहनत कर रहे हैं अपने आप को बिल्ड करने के लिए और क्लास में स्मूथली चलने के लिए, उन्हें प्रेज करें। शॉर्ट गोल्स उनके लिए रखें, अगर जैसे प्रज्ञा मैम ने बोला कि हर एक बच्चे को कस्टमाइज होमवर्क मिलना चाहिए, अगर 5th क्लास का कोई बच्चा है और वो पढ़ाई रीड नहीं कर पा रहा है तो उस बच्चे को बहुत लेंथी होमवर्क देने से बेहतर है कि हम उसे 2 पेज रीड करने के लिए बोल दें, हम उसे ये बोल दें कि आप घर पे से 2 पेज रीड करके आइएगा या 2 पेज राइटिंग लिख करके आइएगा, तो जब वो 0 से बेटर होना शुरू करेगा तो ही वो आगे जा पाएगा, सीढ़ियां चढ़ के ही वो टेरेस पे जा पाएगा, एक साथ हम उसे नहीं लेकर जा सकते। सो वी हैव टू सेट द शॉर्ट गोल्स। प्रेज इन पब्लिक एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इन प्राइवेट, जो मैंने अभी बोला, हमेशा बच्चे की तारीफ उनके क्लासमेट्स के सामने करनी चाहिए और उन्हें क्रिटिसाइज इज अ रॉन्ग वर्ड बट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक उन्हें हमेशा प्राइवेट में देना चाहिए, उन्हें बुला करके कि आपसे ये गलती हुई, डोंट डू इट अगेन, डोंट रिपीट इट अगेन, और अगर उन्होंने कोई भी अच्छा काम किया है तो डू प्रेज देम इन द classroom. Okay, involve the parents because 50-50 participation of teachers and parents, PTM every month हम कंडक्ट करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें PTM का मतलब छुट्टी लगता है ना, वो सैटरडे ऑफ समझते हैं कि सैटरडे इज PTM मतलब सैटरडे इज छुट्टी। सो वी डोंट हैव टू यू नो टेक इट फॉरवर्ड, हमें उस चीज को खत्म करना है और PTM का जो वैल्यू है वो पेरेंट्स को समझाना है, क्योंकि मे बी शायद 5 से 6 घंटे बच्चे हमारे साथ रहते हैं बट घर जाने के बाद तो वो पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं ना। अब कंप्लेन अगर पेरेंट्स ये कर रहे हैं कि बच्चा मोबाइल बहुत चला रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, वी जस्ट हैव टू कोऑपरेट बिटवीन द पेरेंट्स एंड अस, हमें वो कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना है कि अगर पेरेंट्स का कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे शेयर हो सके इजीली और हमारी कोई प्रॉब्लम है तो वो पेरेंट्स के साथ हम इजीली शेयर कर सकें। सो बच्चे की ग्रोथ में पेरेंट्स को पार्टनर बनाकर चलना है और उनका हेल्प लेते हुए और उनकी हेल्प करते हुए बच्चों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, AI के बारे में सभी लोग जानते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड दैट सर्कल व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर व्हाट्सएप? हाउ मेनी ऑफ यू? ओनली 2? व्हाट्सएप पे कुछ दिन पहले एक सर्कल सा आया था साइड में, AI टूल मेटा, किसने यूज किया?
नहीं, वो प्रॉपर टाइप करके उससे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं हम पूरा। सो यूज दैट टूल एंड टेक्नोलॉजी। जो भी कुछ भी XYZ क्वेश्चन जो हमें गूगल पे सर्च करने होते थे। एंड वन थिंग मोर विच इज प्रेजेंट इन द मेटा, व्हाट्सएप मेटा, कि अगर हम उससे एक क्वेश्चन पूछते हैं ना, सो वो 5-6 पॉइंट्स देते हैं उसकी। तो हम कोई भी पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से समझ के और बच्चों के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एनी ब्रेकिंग द आइस क्वेश्चन, एनी क्लोजिंग पॉइंट, एनी टॉपिक, एनी वे ऑफ लर्निंग, एनी वे ऑफ टीचिंग, वॉट एवर वी कैन सर्च ऑन दैट। सो यूज दैट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, बच्चों को भी यूज कराइए और डू दैट प्रॉपरली, ठीक है। ओके, सो बिफोर वाइंडिंग अप, वी हैव 3 conclusions. What are these? Every child is unique and we need to accept them in the way they are. We don't have to change them. क्योंकि हर बच्चा अपनी मेरिट्स और अपनी डिमेरिट्स के साथ प्रॉपर तरीके से है। वी आर यूनिक, हम आसपास हमारे, हम भी जितने लोग हैं, वी आर यूनिक और हमारी अपनी अपने पॉइंट्स हैं। सो वी डोंट हैव टू चेंज द स्टूडेंट्स, वी जस्ट हैव टू पॉलिश देम, ठीक है, वी जस्ट हैव टू पॉलिश देम। सेकेंड, इंटरएक्टिविटी बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट अलॉन्ग विद पेरेंट्स, सॉरी। सो पेरेंट्स के साथ मिलकर और टीचर्स जो बच्चों के साथ इंटरएक्टिविटी करते हैं वो बहुत हेल्पफुल होता है। और आप इंगेज कर पाएंगे टीचर्स को, बच्चों को, अगर आप प्रॉपर तरीके से इंटरएक्टिविटी कराते हैं क्लास में, और वो बहुत आसान हो जाएगा, स्मूथली रन करने लगेगा आपका क्लास। Conclusion 3 is teachers are the facilitator. Make sure your students feel free during the class. We don't have to be a strict teacher. Teachers are the facilitator. They just have to encourage them. They just have to वो अगर खड़े हैं तो हमें सिर्फ उनका हाथ पकड़ के खड़े रहना है। We have to just guide them. Front foot पे there should always be the student. बिकॉज अगर वो फ्रंट फुट पे नहीं रहेंगे, हम सिर्फ उन्हें थ्योरीज बताते रहेंगे, वी विल नॉट टेक देम इन द प्रैक्टिकल लाइफ, तो वो उस चीज़ को अपने क्लास से हट के अपने रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो कभी नहीं सीख पाएंगे। सो वी जस्ट टू बी देयर हेल्पिंग हैंड, और उनका हाथ पकड़ के सिर्फ हमें आगे चलना है। सो बी देयर फैसिलिटेटर। थैंक यू।